हम्म? हाँ, अभी वो शुरू कर दे। सब लोगों को संक्रांति की शुभकामनाएं। आपकी अंतरात्मा की प्रगति और क्रमण जो है वो बुरे से भले तक, हाँ? बुराई से अच्छाई तक होने दो। हम्म? सवाल पूछो अभी। सर फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्य मोरेश्वर। 72 ईयर्स पेशेंट, लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के बाद भी कंपवात ऐसे लक्षण आ रहे हैं, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? कंपवात उम्र के हिसाब से तो होगा ही, क्योंकि 40 के आगे जब 35 वर्ष तक मम्मी का जो दूध पिया है उससे हमारा शरीर तगड़ा तैयार होता रहता है। बाद में धीरे धीरे एजिंग होता है। तो 40+ उम्र शुरू हो गई तो धीरे धीरे ब्रेन सूखना शुरू हो जाता है। ये आजकल ज़्यादा क्यों दिखाई देता है? लोग अभ्यंग नहीं करते, इसलिए इसलिए अभ्यंग होना चाहिए, कर्णपूर्ण होना चाहिए, गंडूई धारण होना चाहिए, अंजन करना चाहिए, और व्यवस्थापन की दवाई लेनी चाहिए। तो आगे जाकर ब्रेन एट्रोफी ज़्यादा होती नहीं। ब्रेन जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपकी आयु बढ़ जाती है। अभी इनको पक्षोद हो गया तो स्नेहन से उत्तम पक्षाघात विरेचन, विरेचन से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तिलवक सिद्धघृत, सातला सिद्धघृत जो चरक जी ने बताया है वो उनको देने चाहिए। और विषय रत्नावली में मस्तिष्क रोग अध्याय में जो कुछ दवाएँ आ गई है मसलूंगा अपचय के लिए, वो उनको देनी चाहिए। कंपवात का कल हमने लेक्चर में एक फॉर्मुलेशन जो बताया वो उनको दे दो। और ऐसे पेशेंट लोगों को जो 72 ईयर्स ओल्ड वगैरह है उनको एक पाव के ऊपर खड़े रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बाद में दूसरे पाव के ऊपर सीधा जैसा चलते हैं वैसा उल्टा चलना चाहिए, तो हैमस्ट्रिंग और काल के मसल तैयार हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो करनी चाहिए, विद्ध कर्म करना चाहिए एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, सिर को लेप लगाने चाहिए, शिरोधारा करनी चाहिए। तो ये कंपवात उनका कम आ जाएगा। कंपवात के बारे में हमने एक दो दिन के पहले वाले लेक्चर में बोले थे, वो आप सुन लिया और वहाँ की दवा भी इस्तेमाल कर दें। बस्ती ऐसे लोगों को फ़ायदा करती है, लेकिन अभी मात्रा बस्ती देनी चाहिए क्योंकि उम्र ज़्यादा है। तो मात्रा बस्ती बाद में आप पाचन होने के बाद दे सकते हैं। सीजन अभी जो चैत्र पाड़वा जो रहता है तब तक अभी कफ रहता है, तो बस्ती एज फार एज पॉसिबल नहीं इस्तेमाल करने और बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्य जीनल शान। जीर्ण प्रतिशय में अतिसार की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। बहिर्मुख स्रोत से कहीं से भी पानी आता हो तो यू कैन ट्रीट दैट थिंग एज अतिसार ऑफ दैट पर्टिकुलर बहिर्मुख स्रोत। तो अतिसार में सामता और निरामता देखी जाती है। सामता न तो संग्रहणीयम देयम पूर्व मामाति सारणाम ऐसा बताया। तो कोई भी बहिर्मुख स्रोत जब बहता है तो उसको पहले पाचन करना चाहिए और अतिसार की ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। अभी ये ऊर्ध्वगामी चीज़ है वो अधोगामी है, तो प्रतिमार्गम चरणम रक्त पित्तम विनिर्देशित सब जगह फायदा करता ही है। तो जीर्ण प्रतिशय रहे तो उसको विरेचन देना फायदा करेगा। पहले सामता नष्ट होनी चाहिए और बाद में विरेचन दे सकते हैं। विरेचन से क्या संबंध है? तो शक्रुदा पिंडिको द्विष्ट प्रतिशय शुरूजा, शक्रुत का अवरोध हो गया तो प्रतिशय होता ये तय है। तो आपको विरेचन देने से फायदा हो जाएगा। आंखों से ज़्यादा पानी बहता है, विरेचन दे सकते हैं। कान से पीप मवाद वगैरह आता है, आप विरेचन दे सकते हैं। मुंह से लार ज़्यादा आती है तो कृमिघ्न द्रावा दे के आप विरेचन दे सकते हैं। तो बाहर ऊपर से कुछ भी जा रहा है तो नीचे से वो निकालना चाहिए, गति भेद करना चाहिए। और नीचे से कुछ जा रहा है तो ऊपर से निकलना चाहिए। लघु अमन, लघु विरेचन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हिक्का श्वास वगैरह बीमारियों में शरीर की पोजीशन चेंज करनी है तो सर्वांगासन करना है, शीर्षासन करना है, विपरीत करनी है। तो हिक्का श्वास कास कम आ जाती है क्योंकि वायु की गति का भेद हो जाता है। सच देखा जाए तो हम कैसे हैं, ऊर्ध्व मूल अदक काय ऐसे मम्मी के पेट में पड़े हुए रहते हैं, है ना। ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसका नहीं है वो सब लोग कैसे है, मम्मी के पेट में योनिमान की तरफ सिर और ऊपर बटक। तो हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या रहनी चाहिए? शीर्षासन जैसी रहनी चाहिए। हाथ के ऊपर हमें चलना चाहिए लेकिन हम पैर के ऊपर ही चलते हैं, है ना। इतना भेद अगर हो जाता है तो हमें ये सोचना चाहिए। तो अतिसार के बारे में, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक बात रहती है जो प्रतिशय के बारे में मैं बताता है। आपके पास प्रतिशय के पेशेंट
कैंसर के पेशेंट, एड्स के पेशेंट और कोई किडनी फेलियर के पेशेंट ऐसे आने दो, लेकिन प्रतिशय के काई के लिए ऐसा आपको लगेगा तो प्रतिशय के भी पेशेंट आने दो। जनरल प्रैक्टिस में जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसा प्रतिशय का पेशेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रतिशय का पेशेंट आ जाएगा और बोलेगा कि 20 बरस मुझे प्रतीक्षा है, किसने अच्छी नहीं किया, आप अच्छी कर दो, तो बात बनती है ना कुछ। तो प्रतीक्षा के भी आप डॉक्टर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ऐसी कि नाक से जो सिंघाणक यानी मैल आता है, जिसको मराठी में शेंबूड बोलते हैं, मेकुड़ बोलते हैं, वो मज्जा मांस धातु का ये है, मल है। तो रक्त से मांस तैयार होते हुए जो बाय प्रोडक्ट है वो अगर नाक में जा जाता है तो आप चाहे प्रतिशय की कितनी भी ट्रीटमेंट दे दो, वो अच्छा नहीं होता पेशेंट। श्वास का सिंचावनी इस्तेमाल करो, नाक गुट्टी इस्तेमाल करो, त्रिभुवन कृति करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता। पीनस की चिकित्सा करो, नासा रोग की करो, क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या रहता है, रक्त से मांस तैयार होते वक्त का बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, वो लीवर में होने वाली कल्पना है। तो आप उसको रक्त पाचक और मांस पाचक देते तो काम हो जाता है और नाक की सर्दी जुकाम कम हो जाता है। नाक टेढ़ा रहता है वो भी सीधा हो जाता है। नाक के ऊपर लेप डालने के लिए जो हम सर्दी का लेप देते ना, उसमें पुनर्नवा है, कुक्कुट है, हरकुंड यानी हरिद्रा है, वच्चा है, सुपारी जो रहती है पूगी फल वो है। वो घिस कर आप मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस के ऊपर लेप देते ना, तो टेढ़ा हुआ नाक जो है वो सीधा होना शुरू हो जाता है। वहाँ का मल अच्छा हो गया तो कार्टिलेज बराबर नॉर्मल हो जाता है। फिर भी आपकी नाक की हड्डी का रेट, आपके यानी पेशेंट के नाक की हड्डी का बढ़ने का रेट अगर बाकी की हड्डियों से ज़्यादा रहे ना, तो भी नाक टेढ़ा होता है। बॉल लग गया, किसी ने मार लिया और नाक टेढ़ा हो गया, तो वो बोन की विकृति रहती है। तो अस्थिगत विकारों के लिए क्या बताया है, अस्थिगतवाद के लिए तिक्त क्षीर बस्ती बताया है। तो तिक्त क्षीर बस्ती आप लगाते लगाते ये ट्रीटमेंट करो। अभी माउस का मल है तो माउस की ट्रीटमेंट क्या है, शस्त्र, क्षार, अग्नि और औषध है ना। तो आप उसके लिए शस्त्र कर्म तो हमें करना नहीं, इससे काम हो जाएगा। क्षार इस्तेमाल करो पेट में, ये वो क्षार संजीव क्षार खाना खाने के बाद, तो नाक का मैल कम हो जाएगा, सर्दी जुकाम कम हो जाएगा, है ना। क्षार कर्म कर सकते हैं, क्षार तेल नाक में डाल सकते हैं, है ना, चित्रगाजी तेल के साथ वगैरह। अग्नि और औषध, अग्निकर्म भी कर सकते हैं या पेट की जो दवा है वो भी दे सकते हैं। तो आपको एक सोचना होगा कि नासार्श है समझो अंदर, तो नासार्श घृत जो है ना, उसका एक फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा भैषय रत्नावली में आ गया है। चित्रगाजी तेल में दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले अर्श कुठार देने चाहिए पेट में, और बाद में नाक में डालने के लिए दाड़िम पुष्प, सब्जा जो रहता है वो, और मरवा के फूल वगैरह, इसका एक फॉर्मुलेशन भैषय रत्नावली आ गया है, वो डालने के लिए देना चाहिए। उस वक्त बहुत सारे जो उत्साही लोग रहते हैं ना, बैल लोग, वो क्या करते हैं, अग्निकर्म करते रहते हैं। तो अग्निकर्म करने से भी नासार्श कम हो सकते हैं, लेकिन आपको एक सोचना होगा कि वो आदमी अगर पतला है, सर्दी जुकाम बहुत पुराना है, उसको भूख अच्छी नहीं लगती, चेहरा उसका बहुत तेजस्वी रहता है, बाकी का शरीर जो है वो पतला रहता है, तो वो राजयक्ष्मा का पेशेंट रहता है और उसके नाक में राजयक्ष्मा की संपत्ति रहती है। और आप अगर अग्निकर्म कर देते हैं तो वो इन्फेक्शन नाक से ब्रेन की तरफ जाता है और ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस होकर आदमी मर भी सकता है। तो आपको अवस्थाश्य पृथक जो है ना वो सोचना चाहिए। आप उसके एसिड फास्ट बैक्टीरिया की ये करो, जांच करवा लो, टीबी की जांच करवा लो, नॉर्मा फ्रंटालिस है उसका एक्सरे निकालो, एक ही ये जो रहता है ट्यूबरक्युलिन टेस्ट जो रहती है वो करके ले लो, वो 80% इंडियन लोगों की पॉजिटिव आती है, और उसके बाद अग्निकर्म करो। आपके शास्त्रों में जो कुछ बताया है वो देते वक्त आपको ये इन सब चीज़ों का सोचना चाहिए, तो आपको मेडिको लीगल प्रॉब्लम भी सॉल्व आपकी हो जाएगी। तो प्रतिशय कभी भी सिर्फ नासा रोग से आप मत ट्रीट करें, आप कामला से भी कर सकते हैं, आपान वायु से भी कर सकते हैं, मल की प्रवृत्ति अच्छी तरह से नहीं होने से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अलग अलग निदान हो सकते हैं, उस हिसाब से आप प्रतिशय की ट्रीटमेंट करें। तो प्रतिशय के बारे में हमने आपको जो कुछ हमें पता है वो बता दिया। सर, एक भक्त द्विभक्त में तृतीय अवस्था पाक में आटोप होता हो और पुरुष भी अपक्व हो, इसका निदान और संप्राप्ति सिद्धांत कृपया बताएं। अभी तीसरा अवस्था पाक खराब हो गया तो पहले दो अच्छे नहीं है, यही उसका मतलब है ना।
तो प्रथम अवस्थापक अच्छा करो, द्वितीय अवस्थापक अच्छा करो, तृतीय अवस्थापक अच्छा करो। प्रथम अवस्थापक अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? आमाशय से होने वाली पहली संप्राप्ति क्या है? ज्वर की है। तो ज्वर में जो कुछ चीज़ें बताई गई है वो आप दे दो। सुबह को कफज ज्वर का काढ़ा दे दो, दोपहर को पित्त ज्वर का दे दो, शाम को वात ज्वर का दे दो। षड रसात्मक लघवा आहार उसको शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तीनों अवस्था पर नॉर्मल हो जाएगी। ये एक चीज़ हो गई है ना। प्रथम अवस्थापक की जो दवा रहती है त्रिभुवन कीर्ति वगैरह जैसी, वैसे गृहिणी कपाट रस है, सूर्यशेखर है, परपटी कल्प है, वो इस्तेमाल करो। तृतीय अवस्थापक के जो कल्प है उसमें बिलवावले है, वत्सकाधिक कषाय है, कुटेजन होती है, या बर्बेंटेरॉन की जो चीज़ें रहती है यानी दारू और रहती वो आप दे सकते हैं। तो आप अवस्थापक नॉर्मल कर दे तो पहले से तीसरे तक जाना चाहिए। दो खाने के बीच का अंतर जो है वो 6 to 8 आवर्स का होना चाहिए। 6 घंटे के बाद आपके शरीर में भूख लगना शुरू हो जाता है, आपकी नॉर्मल पेशी जो है वो स्टार्व होना शुरू हो जाती है। आपके शरीर में अगर कैंसरस पेशी रहे तो उसको ग्लूकोज रहता है, तो वो तो बहुत स्टार्वेशन उसको हो जाता है, और वो 8 घंटे के बाद मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको 20-30% ज़्यादा ग्लूकोज लगता रहता है। तो आप अगर 6 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद अगर खाना खाते हो तो आपको कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और जो मरे हुए सेल्स रहते हैं कैंसर के, वो उसको ऑटोफेजी शरीर करता है और वो उससे प्रोटीन वगैरह ले लेता है, इतना रहता है। लेकिन आधुनिक शास्त्र के लोग बोलते हैं कि 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए, नहीं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, है ना। 6 घंटे तक आप रुकते तो डायबिटीज़ हो जाएगा। आयुर्वेद की सोच अलग रहती है, आधुनिक शास्त्र की अलग रहती है। चांद और सूरज की जो गति है उससे 24 आवर्स में हम 12 घंटे का काल छोड़ दो, बचे हुए 12 घंटे में 6-6 घंटे के बाद ही आपको खाना होगा। विंटर का सीजन है, सुबह उठने के बाद इमीडिएट भूख जो है वो, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया। सुबह जल्दी खा सकते हैं आप। बाकी के वक्त आपको क्या करना है, इंडियन टाइप ऑफ जो सिस्टम है ऋतुओं की, वहाँ 10 से लेकर 1 बजे तक सुबह का खाना, शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक शाम दोपहर का खाना, शाम का खाना, बस। वो अगर हो गया और बीच में आप कुछ खाते पीते नहीं ना, ये चाय ने बहुत परेशानी कर के रखी है। चाय कॉफ़ी वगैरह जो है ना, या वेलकम ड्रिंक और ये जो रहता है ना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता ही देता आज। अंग्रेज लोगों ने, गोरे चमड़े के उन लोगों ने क्या किया था, चाय कोई इंडियन लोग पीते नहीं थे। घर की जो आजी नानी दादी थी, वो इतना बड़ा चावल का घड़ा रखती थी चूल्हे के ऊपर, और चावल पकता रहता था, ऊपर का पानी पीने के लिए देते थे, उसको बोलते हैं चावल की गंजी। वो पीने से मूत्र प्रवृत्ति साफ होती है, किडनी का आरोग्य अच्छा रहता है, हृदय की नसें अच्छी तैयार हो जाती है, दिमाग तेज हो जाता है, और इतनी बुरी भूख लग जाती है 12 बजे तक कि उस वक्त खाना ले लिया तो सब हाजम होता था। अभी वो नानी दादी जो है ना, वो भी क्या करती रहती है, अंग्रेज़ों का काढ़ा लेती है, चाय लेती है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, उसमें शक्कर रहती है, कोई उसमें अदरक डालता है, कोई इलायची डालता है, और वो चाय पिया जाता है ना, तो ये सब फायदे हमें जो मिलते थे इंडियन लोगों को, अभी इल्ल कुछ नहीं मिलता है ना। तो अभी एक बात आप ध्यान में रख दो, ये इंग्रज लोगों ने किया कैसे, तो इंडियन लोग ये गंजी पीने वाले सब हट्टे कट्टे लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, मुफ्त में चौराहे के ऊपर चाय लोगों को बांटना शुरू कर दिया। वैसा ही आज और पी लो, आज और पी लो। तो 10-15 दिन चाय कोई पीता है ना, तो उसको ब्रेन को आदत हो जाती है, और उन्होंने आदत लगवाई, और बाद में उन्होंने चाय बिकना शुरू कर दिया। अभी चाय का कितना बड़ा मार्केट हो गया है देखो। और हम इतने चाय के आदी हो गए, तो किसी के घर पर जाकर हम वापिस आते ना, तो बोलते कैसा आदमी है यार, उसने चाय भी नहीं पूछी मुझे, इतना हमारे ऊपर वो चाय हावी हो गए। और चाय आपको आदत है, और सिर्फ कप बसी का आवाज़ आ गया, यहाँ जैसे फूटने का वगैरह आता है ना वैसा, तो वो धोने के लिए रहते हैं लोग, चाय चाय का जो ये रहता है कप बसी वगैरह, लेकिन हमारे मन को लगता है मुझे चाय मिलने वाला है, इतना हम आदी हो जाते हैं। और वो किसी ने पूछा ना तो इतना अच्छा लगता है, और नहीं पूछा तो इतना ही बुरा लगता है ना। इसलिए संक्रांत जैसे क्षण आते हैं और तिलगुल देते, मीठा बोलो बोलते, शायद होता होगा। तो आप सोच लो कि चाय कैसे हमारे ऊपर हावी हो गए। तो चाय छुड़वाने के लिए 2-3 दिन गए तो आपको दिमाग में
शिरशूल शुरू हो जाता है, पथ्यादी गोदंती शिरशूल आदि आप लेते जाना, और उसके बाद वो चाय जो है अपने आप छूट जाएगी आपकी। कॉफ़ी ज़्यादा गंदी है चाय से, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कॉफ़ी पीते हैं, तो वो ज़्यादा हार्ट का बीट वगैरह बढ़ाती है, उसमें टैनिन निकोटीन वगैरह और ज़्यादा है, तो नहीं होना चाहिए। हम्म, बेस्ट। हाँ, चलो आगे वाला पूछ लो। तो चाय का महात्म्य हमने अभी बता दिया आपको। चाय में अदरक मत डालना, इलायची डालो। अदरक डाल दिया तो चाय ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। गरम गरम ज़्यादा चाय अगर कोई पीता है ना, जिनको डायबिटीज़ रहता है उनको मुंह में ये रहता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस रहता है, तो चाय जल्दी जल्दी वो पी लेते हैं, तो उनको पेट में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको चाय अगर पीनी है ना तो कम चाय पी लो, 1 कप वगैरह मत पी लेना। वहाँ हमारी जो तालू रहती है ना, सॉफ्ट पैलेट पिपासा स्थान, वहाँ आपको लगनी चाहिए। मिटक्या मारणं मराठी जे म्हणतात ना, ऐसा जो करते हैं वैसा आपने 1 चम्मच कर दिया ना तो आपको किक मिल जाएगी। बाकी का चाय जो है ना वो आप नहीं पिया तो भी चलता है। यानी कि कल से मैं यहाँ चाय जो है ना तीर्थ जैसा देने वाला है, आपको ऐसा देना है, उससे काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ? बोलो, 2 ही सवाल थे, ठीक है। सर आज एक डीवीटी का पेशेंट आया था, उनको आपने पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है क्या, तो हेयर ट्रांसप्लांट का डीवीटी से या थ्रोम्बोसिस से कुछ संबंध हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट का मैंने अलग चीज़ों के लिए बताया। वो बोल रहा था कि स्किन को कुछ प्रॉब्लम उसको बालों में था, और उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। तो रक्त की बीमारी, अस्थि धातु की बीमारी, इसके हिसाब से मैंने पूछ लिया, बाकी उसमें दूसरा कोई समझ नहीं था। डीवीटी रहे या सीराज ग्रंथि रहे या हीमोराइड्स रहे, उसकी सोच कैसी रहनी होती है। पाँव के टांगों में आपको अगर बहुत सारे सीराजाल दिखते हैं या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कुछ भी रहे, तो हमारी ट्रीटमेंट एक ही रहेगी। क्या रहेगी वो? तो रक्त से उत्पन्न अश्रुया कंडा सिरा और मेद से उत्पन्न सिराएं रहती है। तो रक्त और मेद का प्रसादन होना चाहिए, पाचन होना चाहिए, और अच्छा मेद और रक्त तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सूर्यशेखर है, चंद्रकला रस है, प्रवाल है, कामदूधा है, ऐसी जो चीज़ें वो दोपहर रात को आप पेशेंट को देते जाए। सुबह शाम को आप क्या करें? आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, रक्तपाचक वगैरह जो है वो सुबह शाम देते जाए। और खाना खाने के बाद अग्निमुख चूर्ण नाम का चूर्ण जो चक्रपाणी दत्त ने बताया ना, वो अग्निमुख चूर्ण, पारावत शक्रु जो रहता है, पारवे की विष्ठा, मेहंदी वगैरह जो है ना, वो खाना खाने के बाद आपको देना है। तो उससे क्या होता है? रक्त में जो गांठें हैं वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ मुंह में रखने के लिए तिल का तेल पकड़ना चाहिए मुंह में, सुबह शाम 10-10 मिनट, और प्रसारणी तेल या काशी सादी तेल लगाकर पत्रपोटली स्वेद और षष्ठी पिंड स्वेद होना चाहिए। आरोग्यवर्धिनी नित्यानंद रस अगर सुबह शाम आप देते ना तो रक्त की गुठली जो है ना इधर उधर घूमती नहीं और एम्बोलिज्म वगैरह होता नहीं। इसके साथ पित्त का परहेज आपको देना है, रात को विरेचन देना है। जलों का जो लगाने है वो घुटनों के नीचे आप मत लगाना, वेरिकोज वेन्स के ऊपर या इसके ऊपर नहीं लगानी है, नहीं तो वेरिकोज अल्सर उत्पन्न हो सकता है। तो हमारा मांडी का जो हिस्सा है शक्ति का, जगन का, उसमें क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो मसल है उसमें वो मीडियल बॉर्डर को अंदर वो लगाते जाना जलों का। तो उसका 1 स्क्वायर फीट तक असर आ जाता है, नीचे वाली नसें अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। रात को पाव जो है लेग इलिवेशन करके सोने के लिए कर देना है, और मुस्तादी अपन या तिक्त क्षीर बस्ती करवाने हैं। तो डीवीटी, सीराज ग्रंथि आपके पेशेंट के इमीडिएट कम होने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने तक ये 90% बीमारियां चली जाएगी। तो ये जो हमने अभी सोच बताई है रक्त की और मेद की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दवा तो कितनी भी मिल सकती है आपको। तो अश्रुजहा, कंडरा सिरा और मेद के मृदुपाक से तैयार होने वाली सिराएं, ये शरीर की कौन सी भी सिराएं अच्छे अगर करती है तो सेम मेडिकेशन आपको करोनरी आर्टरी डिसीज के लिए भी आप फायदा कर सकते हैं। ब्रेन का जो सर्कल ऑफ विलिस है उसके लिए फायदा कर सकते हैं। आपके किडनी का जो स्टेनोसिस होने की संभावना रहती है रीनल आर्टरी की, उसके लिए भी यही फायदा करता है।
तो ये सोच आप ध्यान में रखते हैं ना, अभी जो बताए ना, एक 4-5 मिनट में जो बोला है ना, वो आप खून की नसें जो है ना, उसके लिए कहाँ भी, कहीं भी, कभी भी, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ट्रीटमेंट का बैकबोन रहेगा। उसके ऊपर आप बाकी की चीज़ें जो है ना, प्रकृति के हिसाब से, व्याधि संकर के हिसाब से, उपद्रव उदर के हिसाब से दे सकते हैं। अभी कार्डियोमेगेली हो गई, तो हृदय क्या है? रक्तवाहिनी का ही हिस्सा है ना। पुंडरीकेण सदृशम सादोमुखम जो बोलते हैं हम तो उसको कार्डियोमेगेली अगर हो गया तो मुंह में तिल का तेल पकड़ने से कार्डियोमेगेली कम आना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में कारस कल्प आ जाएगी, विष तिंदुकोटी आ जाएगी, चिंतामणि रस आ जाएगा, रत्नाकर रस आ जाएगा, श्रृंग भस्म आ जाएगा, कहरवा पिष्टी आ जाएगी, धर्मरा पिष्टी आ जाएगी, अर्जुनारिष्ट आ जाएगा, शालपर्णिका क्षीरपाक आ जाएगा। आप ये सब करो, लेकिन बेसिक अभी जो बताए ना वो पहले करो। मुंह में तिल का तेल का गंडूश। गंडूश ये चीज ऐसी है, वो मुंह का आप ऊर्ध्व बस्ती बोल सकते हो उसको। और शरीर में फूलने की जो जो चीजें है, हम गाल फुला सकते हैं, फेफड़े फुला सकते हैं, वैसा हृदय फूल गया है, पेट फुला सकते हैं। तो वो सब जब अपने आप बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए आपको गंडूश का फायदा हो जाएगा। तो टिने का मीडिया नाम का जो लेयर रहता है उनकी नसों का, इंटरना, एक्सटर्ना और मीडिका, तो वो मीडिका जो है ना वो अस्थि धातु से युक्त रहता है। उसकी स्टर्डिटी कम हो गई तो टॉर्चर्स हो जाती है वेन, और उसमें वेरिकोज वेस आ जाता है। पहले एक लाइन आ जाती है, उसका वी बनता है, बाद में उसका एम बनता है या डब्ल्यू बनता है, और वो फैलता रहता है, तो वो कम हो जाएगा, है ना। वुमन रहे तो डब्ल्यू बनता है, मैन रहे तो एम बनता है। बोला। हियरिंग लॉस वाली पेशेंट दूसरा माइक बंद कर दो। हाँ, हियरिंग लॉस वाली एक पेशेंट आई थी। Hearing तो loss वाली। आपने उनको पूछा था कि जब बचपन में उसको उल्टी और जुलाब ज़्यादा हुए थे क्या? हाँ, अभी हीरिंग लॉस की वो बच्ची थी, और वो बोल रही थी उसको स्टैमरिंग नहीं है, लेकिन मुझे हल्का सा स्टैमरिंग लग रहा था। ऐसा क्यों है? आपको सुनाई नहीं देता है तो आपको बोलने की प्रॉब्लम जो है वो हो ही जाएगी, है ना। तो बचपन में जो सीखना होता है ना, वो 30-40 लैंग्वेज भी सीख सकता है छोटा बच्चा, इतनी उसकी कैपेसिटी रहती है न्यूरॉन्स की। लेकिन उसको अगर पतले दस्त आ जाते हैं या उल्टी हो जाती है तो गृहिणी गत जो कला है, पित्तधारा कला, वो खराब हो जाती है। हमारे क्रेनियल नर्व आखिर में क्या है? मज्जा तंतु ही है ना। तो वो कहाँ तैयार होते हैं? गृहिणी में तैयार होते हैं। तो हरे रंग की संडास को अगर बचपन में हो जाती है, उल्टियाँ ज़्यादा होती है, वोमिटिंग, या पतले दस्त बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ओकर बाळसं बोलतात, यानी बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, उसको वैसा हो रहा था। दूध पी लिया तो उल्टी हो जाती है, उसके ऊपर हाथ घुमाने से डकार निकालनी होती है, लेकिन वो बच्चों का इमीडिएट स्फिंक्टर के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता, इमीडिएट उल्टी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के गृहणीगत पचन की विकृति हो जाती है, पित्तधारा कला और मज्जाधारा कला बिगड़ती है, तो आँखों का, सूंघने का, जबान का या कान का प्रॉब्लम आ जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आज आपको मैं बता ही देता है कि वाक संज्ञेय लक्षण आम में आ जाता है। आयुर्वेद में कभी कहीं भी आम देख लो या वाक संघ देख लो, ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते हैं। तो आपने आम पाचन अच्छा कर दिया तो आपको अपने आप बोलना अच्छा हो जाएगा, और उसके आपकी जो बोलने की ताकत, उदान वायु का काम वगैरह सब अच्छा हो जाता है। मैंने पाइथागोरस का बताया था ना कि वो यहाँ इंडिया में आकर विद्यापीठ में पाइथागोरस ने वो सिद्धांत जो है वो कर लिया, और वहाँ जब गया तो वो भूल गया, तो उसने 40 दिन फास्टिंग किया था, तो रिकॉल हो गया फिर से उसको। इतना असर हमारे शरीर के ऊपर रहता है। तो परीक्षा जब रहती है ना तो नींद ज़्यादा आती है, और भूख जो रहती है ना, कुछ भी खा लिया, भूख लग गई, तो बुद्धि के ऊपर उसका असर आ जाता है। तो हमने इसलिए बच्चे लोगों को हम बताते हैं कि उस वक्त कम खाया करो और ये करो, सात्विक अन्न जितना है उतना अच्छा करो। ये प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा की दूसरी मैत्रीण प्रज्ञा नागनूर, उसको मैंने बताया था ऐसे ही, दूध वगैरह पी के जरा एग्जामिनेशन को बैठो, तो उसने 15-20 दिन, 21 दिन वगैरह सिर्फ दूध ही पी लिया था लास्ट एग्जामिनेशन, और वो गोल्ड मेडल मिल गया ना उसको। पहले से होशियार थी, लेकिन दूध से और बुद्धि बढ़ गई, है ना।
तो धान की खीर खानी है, दूध पीना है, गाय का घी लेना है और बाकी का कुछ खाना नहीं खाना है, तो आपकी बुद्धि जो है ना उसका विकास होता जाएगा। आप पाव भाजी, इडली, डोसा, ढोकला वगैरह खाते जाना, नॉनवेज खाते जाना 1 महीना, और बाद में वो बंद करके सात्विक अन्न जो मैंने अभी बताया वो खा के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आहार अन्न मृत्युकरणाम क्यों बताया है। तो दीर्घायु अगर होना है तो आपको सात्विक अन्न ही खाना होगा। हाँ? तो ग्राम्य आहार का असर जो ऋषि मुनियों के ऊपर आ गया, जो जंगल में घूमने चाहिए थे और जिन्होंने गिरी कंदर में साधना करनी चाहिए थी, वो लोग गांव में आ गए सन्यासी लोग, और उन्हें लोगों का खाना वगैरह जो है वो खाना शुरू कर दिया जो घर में पकाते हैं ग्राम्य अन्न। तो वो मोटे हो गए, जाड़े हो गए, रक्त उनका खराब हो गया, मेद बढ़ गया, मौस बढ़ गया, उसमें अच्छी तरह से मज्जा तैयार नहीं हो गई और उनको आलस से आना शुरू हो गया। तो उनका हर एक दिन का आह्निक बंद हो गया, साधना बंद हो गई, भगवान के प्रति उनका प्रीति भाव कम हो गया। और ये हमारी अवस्था क्यों आ गई है, जब उनके समझ में आ गई तो उनको समझ में आ गया कि हम खाना वाना जो यहाँ का खा रहे हैं और जंगल से जो हम परे हो गए उसकी वजह से हमें ये तकलीफ हो गई है। तो उन्होंने रसायन अध्याय का जिक्र किया है वहाँ। तो रसायन सेवन क्यों शुरू हो गया, इससे शुरू हो गया है ना। तो इससे उल्टा अगर करना है, जो ग्राम्य आहार खाने से होता है उसके उल्टा करना है, तो आपको रसायन सेवन विधि जो बताया वो करना होगा। ये किससे मैं इतना छूट गया था, हियरिंग लॉस। तो अभी वो मज्जा तंतु अगर उसके हमने ग्रहणी अच्छी कर दी, और वहाँ की जो बचपन की उसकी जो उल्टी की आदत थी उससे उसको कान को सुनाई नहीं देता, ये हमारा निदान है। अर्श रोग हो गया तो उसमें कर्णनाद कर्णक्षेण आ जाता है और बाद में उच्च श्रव और बाधिरे आ जाता है। तो अर्श किससे संबंध रहता है, अतिसार और ग्रहणी से। तो अर्श, अतिसार और ग्रहणी की ट्रीटमेंट आप करो बच्चे लोगों की, तो सुनाई दिखना, दिखाई देना, सूंघना वगैरह सब अच्छा हो जाता है, क्रेनियल नर्व का काम। तो आपको बड़े अंतों के ऊपर, छोटे अंतों के ऊपर कैसा काम करना होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये सब पेशेंट लोगों को भी बताना है कि हम ये करने जा रहे हैं। तो आपने आज से शुरू कर दिया, 2-3 बरस होते गए ना, तो धीरे धीरे गृहिणीगत कला अच्छी हो जाती है और का सुनना जो है ना अच्छा हो जाता है। उसके साथ आप दवाई जो जो कुछ देते ना, रामेठा नाम का एक तेल है, वो कान को मसलने के बाद सुनाई देने की ताकत और बढ़ जाती है। कान को ऐसा सिर्फ कर दिया तो आपको सुनाई ज़्यादा दे देता है, क्योंकि कान का जो कलेक्ट करने का काम है हाथ से और हो जाता है ना। तो ये कान की बाहर का हिस्सा जो है उसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। पक्षमगत विकार है, वर्तमगत विकार है, और आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी दृष्टिगत विकृति जो है वो बढ़ती है बाद में। क्योंकि ये हिस्सा पक्ष्म यहाँ के किसके है, आँखों के है, वर्तम आँख का है, तो आई बॉल से उसका ताल्लुक है। और वहाँ आप ऊपर की बीमारियाँ अगर नष्ट नहीं करते तो धीरे धीरे आपका दृष्टि का नाश हो जाता है। इसलिए आज मैं एक चीज़ आपको बता के रखता है, सिर के ऊपर बाल है, वो काटने से बुद्धि तत्व जो है वो उसका विकास हो जाएगा, बुद्धि बढ़ेगी। इसलिए 21 दिन में बाल पुरुषों को कटवाने चाहिए, तो उससे उनका दिमाग जो है ना अच्छी तरह से काम करना शुरू होता है। स्त्री रहे या पुरुष रहे, अंडर आर्म के जो बाल रहते हैं वो उन्होंने निकालने चाहिए, क्योंकि वो मल है, जीवन शक्ति उसमें कम रहती है और संहार शक्ति ज़्यादा रहती है। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर नहीं होना चाहते हैं कोई औरत है, तो उन्होंने अंडर आर्म के बाल जो है वो बार बार कटवाने चाहिए। तो संहार शक्ति उसमें बालों में जो है वो निकाल कर बाहर जाती है और शरीर की शुद्धि हो जाती है। जिनेटल ऑर्गन्स के ऊपर के बाल अगर निकाल दिए जाते हैं तो मैथुन शक्ति बढ़ जाती है, बीज का पुष्टिकरण अच्छी तरह से होता है और बाल बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बालों के जड़ को पाप रहता है, ऐसा ऋग्वेद में बताया है, तो बाल कहीं के भी कटवाने चाहिए और उसका एक तरीका है। तो इस हिसाब से आप धर्मशास्त्र से अगर आयुर्वेद जोड़ लेते हो और उसके साथ आप अगर आप ग्रंथि ज्वर की ट्रीटमेंट करते हो उस औरत को, या उसका रज अच्छी तरह से बाहर निकाल लेते हो और गर्भाशय शुद्धि कर देते हो, तो वो रज गंदा जो है वो ऊर्ध्वगामी होगा नहीं, ऊपर वाले बाल निकाल दिए गए तो ब्रेस्ट का आरोग्य अपने आप मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो आप आयुर्वेद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। ऐसा चलने से बहुत सारा, चरण वही मधुविदंती बोलते हैं ना, वैसा पढ़ने से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने वाली है।
और वो आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो शरीर के ऊपर के बालों के बारे में हमने अभी जो बताया ना, उसका आप लाभ उठाए आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट के वक्त। जहाँ बीमारी है उसके नज़दीकी बाल कटवाने हैं और उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट जो रहेगी वो करनी है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। बालों का वैसा ही है, वैसा नाखून का ही है ना। तो नाखून भी जो है वो कटवाने चाहिए। नाखून का विष लग गया तो अलग अलग बीमारी होती है। जो जिनको खुजली रहती है बदन के ऊपर, उन लोगों को खुजली कम करने की दवा आप दे दो, पक्का दे दो, लेकिन उनके नाखून जो विषारी हो गए, विषैले हो गए, उनको कौन देखेगा। तो आगध तंत्र में नख विष की दवाएं बताइए, वो पेट में दे दो और उसका तेल लगा दो। तो खुजली करने के बाद जो उसका शरीर भी उसको खराब कर रहा है वो कम हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा जब होता है ना, खुद के नाखून, खुद की शरीर की गंदगी, खुद के शरीर में तैयार हो गया विष और खुद के शरीर के ऊपर खुजली हो रही है और उसको खुजा कर वो और बढ़ा रहा है, ये ऑटोइम्यून डिसीज की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो नाखून की अभी जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए आप पेट में और बाहर से लगाने के लिए देख लो, फ़ायदा हो जाता है। तो किससे कहाँ कैसे मिल जाएगा ये सब आपको सोचना चाहिए और उस हिसाब से करना चाहिए। और ये आयुर्वेद लोग नाखून के बारे में वगैरह सब लिखा है ग्रंथों में। कुशला पाणी नाखतेन हरित क्लुप्त नखेन वा, ऐसा एक सूत्र आ गया है। यानी गर्भ बाहर आ गया, प्लासेटा अंदर रह गया है, तो कुशल ऐसी जो सुईन या वैद रहती है, उसने हरित क्लुप्त नखेन वा, नाखून को कटवाना है, ग्लोव्स पहन के अंदर से प्लासेंटा को निकालना है। तो सब जगह वो लिखते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो बाल और नाखून के बारे में ये जो चीज़ बताई, आप करके देख लेना, आपके पेशेंट के ऊपर उसका असर आ जाएगा। क्योंकि ये मैल है शरीर, और दोष धातु मलम मूलम ही शरीर असते। अगर मल है, दोष है, धातु है, तो शरीर का वो मूल है। तो आपको नाखून का सोचना होगा, जब सोचना है सोचना ही है ना। सर आज एक पेशेंट को वमन के अतियोग की ट्रीटमेंट हमने दी, जिसकी जी हाँ, आज एक पेशेंट आ गई थी, 40 वर्ष में, ये चौथा पांचवा पेशेंट है। नागग्रह बाधा जो इसको बोलते हैं ना, वैसे उसके लक्षण थे। वो जबान बाहर निकाल रही थी बार बार और सांस जोर से ले रही थी, हाँफ रही थी। तो डॉक्टर की जो गोलियां रहती है ना, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उल्टी होती है, और उल्टी रुकवाने के लिए पेरिनॉम नाम की गोली लेते हैं। तो पेरिनॉम का डोज अगर ज़्यादा हो गया ना, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो है वो मार खाती है और उसको पीछे जाने वाली ऐसी चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो उसको वैसी कुछ दवा गई, और उसकी उम्र 72 है मेरे ख्याल से अभी। तो उसके ब्रेन में छोटे छोटे हाइलम्स ऐसे मिल गए जिसमें ब्लीड दिखता है, और तब से उसको जबान बाहर निकालती है, वो सांप जैसा, सर्प जैसा निकालता है ना, वैसा। तो ये सर्पग्रह बाधा की पेशेंट है। ऐसा दूसरी कहाँ होता है, उल्टी ज़्यादा अगर हो गई तो जबान बाहर आ जाती है। तो वहाँ तिल और मुनक का जो है वो कूट कर जबान को अंदर खींचना होता है, वो कर दिया है। जबान जो है वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। उसके हिसाब से हमने क्रेनियल नर्व के हिसाब से उसको दवा दे दी है, स्नायुशूलर चूर्ण वगैरह। और उसके साथ हमने सर्पग्रह बाधा में जो बलिमंगल हवन होता है, उसमें खीर पायस वगैरह का नैवेद्य या अग्नि स्नान उससे डालना होता है। और कुछ दवाएं ऐसी आ गई जो नहाने के पानी में हमने डालने के लिए बताइए, और मुंह में गंडूस के लिए दे दिए। तो हमारा पक्का मानना है कि 1 महीने में उसको 20 से 40% तक फर्क आ जाएगा। क्योंकि पहले ये बहुत रेयर पेशेंट रहते हैं, 4 ही पेशेंट आप तक हो गए, पहले 3 इस ट्रीटमेंट से ही अच्छे हो गए। तो ये इसको भी होना चाहिए, देखते हैं अभी। तो उसके लिए हमने ये सब चीज़ें किए, वमन का अतियोग, उसके साथ सर्पग्रह बाधा की ट्रीटमेंट, और ब्रेन में अभी जो इंसल्ट हो गया आधुनिक शास्त्र के हिसाब से, उसको विष के हिसाब से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये 3 सोच लगाकर हमने ट्रीटमेंट दे दी। अभी ये औरत है और उसको सिर को लेप लगाने के लिए बताना है, तो बाल निकालने के कर देना और बाद में ही लेप लगाना, तो उसका ज़्यादा अच्छा असर आ जाता है। बहुत सी औरतें मानते नहीं और बालों से अंदर से लेप लगाती है, उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता। सपोज बाल निकालने से 100% फायदा होता है ना, तो बाल रहते हुए अगर लेप कोई करता है तो 20% फायदा होता है, 80% फायदा होता नहीं है। तो आपको ये सोचना होगा और पेशेंट को बताना होगा। पेशेंट को जब मरने वाली बीमारी होती है ना, कैंसर वगैरह, तो सब सुन लेते हैं, लेकिन बाकी ऐसा हो गया ना, जबान बाहर निकलती है तो मैं नहीं बाल निकालूंगी, ऐसा होता है।
लेकिन बताना तो हमारा काम है, सुनना नहीं सुनना उनके हाथ में है ना। सर, आज एक पेशंट आले होते काळे म्हणून. त्यांना MDS सिंड्रोम म्हणजे आणि त्याची लक्षणे त्यांना क्षुधामांद्य, तीव्र मलावष्टंभ, उदरशूल ही त्यांची लक्षणे होती. पण मग त्याची संप्राप्ती वगैरे कशी? और कुछ भी उसको ये शुगर वगैरह ही थी ना। हां, प्रमेह आणि उच्च रक्तदाब. हाँ, और उम्र कितनी थी उस पेशेंट की? 53 ईयर. तो हमने निदान उस डॉक्टर का और जो सिंड्रोम उन्होंने बताया ना उसका तो हमने नहीं किया है निदान। हमारा रक्त पित्त और क्लेद वृद्धि इसके हिसाब से हमने निदान करके उसकी ट्रीटमेंट दे दी है। ट्रीटमेंट लीजिए कैसे। हाँ, वो महानुभावन के वो आए थे, वो ही थे ना। हाँ, महानुभावन के वो पंडित थे दो, तो आ गए थे। लेकिन उसका एक अलग आ गया, नाड़ी देखने, नाक नाड़ी परीक्षा जब देखे हमने, तो महाराज जी ने बताया कि उनका आश्रम जहाँ है वो जगह हंटेड है, और वहाँ से उनको जो कुछ उपचार वहाँ के बलि मंगल हवन है ना वो करने चाहिए। वहाँ पहले कुछ देवताएं जो रहती है ना, मरियाई देवी या शीतला देवी या मसोबा खंडोबा वगैरह तईबई, ऐसे अलग अलग छोटे क्षुद्र देवताएं रहती है, उसका स्थान था और वो निकाल कर उन्होंने वहाँ आश्रम बांधा है। तो हमने उनको पूछ लिया तो वो बोले हाँ वहाँ वैसा था। तो हमने उनको बोला कि आप आश्रम चेंज करके दूसरी जगह रहने के लिए जाओ, आपकी तबीयत जब तक अच्छी नहीं होती, और या वहाँ जो कुछ देवता है उसकी स्थापना करो और उसको शेल्टर वगैरह लगा दो। वो पानी ऊपर गिर रहा है, कोई आके उसमें थूक रहा है, सब गंदी चीज़ें उसके ऊपर हो रही है जिस देवता का वास वहाँ था, और वहाँ उन्होंने वो आश्रम बांध लिया है। तो ये सब चीज़ें पहले देखनी होती है ना। तो इसको न्यूरो स्यूडो साइको एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से देखते हैं हम, और उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी होती है। तो बोले कि करेंगे। अभी वो बोल रहे कि लीवर चेंज करना होगा, लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन कन्फ्यूजन्स नहीं है, डिसओरिएंटेड पेशेंट नहीं है, ओबीडियंट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो हमने पित्तधारा कला, मज्जाधारा कला, गृहिणी, क्लेद की वृद्धि जो है वो कम करनी है, और रक्त पित्त जो है उसका अगर नॉर्मल करना शुरू कर दिया तो लीवर उनका रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और लीवर का एक अंगूठे इतना हिस्सा भी हम अगर बना सकते हैं और बचा सकते हैं ना, तो उसके ऊपर उनकी पूरी आयु जो है वो गुजर जाएगी, और उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लीवर ट्रांसप्लांट करें ऐसा। तो उसमें दोनों चीज़ें आ गई है, दैव व्यपाश्रय भी आ गई है और युक्ति व्यपाश्रय आ गई है, और दोनों हमने एग्जीक्यूट किए हैं अभी। सर, त्या पेशंटचं असं म्हणणं होतं की म्हणजे त्यांनी आधी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट घेतली भस्म, त्यामुळे त्यांचं LFT वाढला, हाँ, तर नहीं त्याचा काही इफेक्ट होऊ शकतो? वो जो बोल रहे हैं ना कि ये डॉक्टर ने उनको बताया है कि बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट विच वॉज प्रीवियसली गिवन, उसकी वजह से लीवर डैमेज हो गया है। इन इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि जिन लोगों ने वो काम किया है, सर देशमुख जी, ये सर ने वगैरह, वो इसका सब सोचते हैं, और खुद के उनकी दवाएं रहती है। तो ये कोइंसिडेंस है, और बीमारी उसको जो है ना, उनको जो है उसमें ये बाकी चीज़ों का पता ही नहीं है, डॉक्टर को भी पता नहीं है, प्रीवियस वैद्यों को भी पता नहीं है। तो ये अगर ऐसा होता तो हर एक पेशेंट हु इज़ टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही मस्ट सफर, है ना। तो वो हो नहीं हो रहा है, सब पेशंट हट्टे कट्टे, किसी का लिवर डॅमेज नहीं हो रहा है, ये कोइंसिडेंस है। कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला हे होतं ना, भेट होती तसं। कौवा बैठा है डाली के ऊपर और डाली टूटने वाली है, उस वक्त ही बैठ गया तो लगता है कौवे की वजह से टूट गई। हम तो कौवा नहीं है, हम गरुड़ है ना। सर सर जो कंपवात के जो पेशेंट रहते हैं उसमें सर जो अशलवात के भी लक्षण आते हैं, तो अशलवात के लक्षण आंचलवात के लक्षण कंपवात के लोगों को जो आते हैं वो सिमडोपा वाला गोली जो लेते रहता है ना, उसकी वजह से आ जाते हैं। तो जो कंपवात रहता है उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कर दी तो वो ऐसे पड़े हुए रहते हैं।
और चेहरा वगैरह उनका एकदम जैसा इसमें रहता है ना मैस्टेनिया ग्रेविस में वगैरह, कुछ भाव नहीं रहते, कुछ नहीं रहते। तो अचलवात की ट्रीटमेंट भी करनी है और इसकी करनी है, ऐसा नहीं करना है। कंपवात की ट्रीटमेंट हमें करनी है, डॉक्टर लोगों की धीरे धीरे कम करनी है। तो कवच बीज का जो कपी कच्चू का जड़ जो रहता है ना, उसका चूर्ण या बीज का चूर्ण खाना खाते वक्त अगर एक एक दो दो चम्मच खाता है ना आदमी, पेट साफ कर देता है। तांडव वातारिलो और कंपवात की ट्रीटमेंट हमने जो बताई, तो उससे पार्किंसन के या कंपवात के पेशेंट बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। स्नेहन स्वेदन करना है, रसायन विधि जो है ना उससे रसायन का सेवन करना है, तो फायदा हो जाता है। लेकिन कई कई लोग रहते हैं वो उनकी पूरी गतिविधियाँ नष्ट हो जाती है एज अ डिजीज, तो वो अचलवात रहता है। चलत्व रहता ही नहीं, अचलवात ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वात का गुण जो है उसमें चलत्व है। फिर भी ऐसे पड़े हुए जो लोग रहते हैं हिलते डुलते नहीं ना, उनको रस सिंदूर जो है वो दूध के साथ देना है और हिंगवादी चूर्ण खाना खाने के बाद देना है, तो अचलवात कम हो जाता है। सर आज एक जो पेशेंट था सिराज ग्रंथि अपन दिया था उसको श्रीबल्व तेल, वासाघृत और श्वदंष्टादिघृत तीनों में से कौन सा भी एक बोला था, तो श्वदंष्टादिघृत का सर क्या रोल था देने में? रक्त पित्त की संप्राप्ति के हिसाब से श्वदंष्टादिघृत या वासाघृत या श्री बिल्व तेल। पित्त की संप्राप्ति, पित्त रक्त की संप्राप्ति जब रहती है ना, तो शरीर को लगाने के का तेल हम अलग अलग दे देते हैं, इन तीनों में से एक। इसलिए क्योंकि सिराएँ तैयार हो जाएगी, वो प्रसारणी तेल से और काशीसादी तेल से भी हो सकती है, सिराज ग्रंथि में फायदा हो जाता है। लेकिन पित्त ज़्यादा रहे तो ये तीन जो बताया अभी मैंने वो दे सकते हैं। एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट आया था, पैरों में बहुत सूजन थी, उसको हमने सीए की ट्रीटमेंट स्टार्ट की अभी। श्रीफल कुसुमवटी दिए, डायबिटीज़ की भी हिस्ट्री थी। कैंसर की ट्रीटमेंट दीजिए। दी है सर, केवन पोटली एंड ऑल दिया हुआ है हमने, महामृत्युंजय और श्रीफल कुसुमवटी। औरत थी या पुरुष था? मेल पेशेंट था सर, वीरभद्र। तो कैंसर कंफ्यूजन होता था। नहीं, कैंसर की क्यों दे दिए वो देखना चाहिए, उसके सिम्टम में कुछ तो ये मिला होगा, इसलिए हमने दी होगी। और क्या क्या दी थी? सब कैंसर की क्लासिकल ट्रीटमेंट दी थी क्या? सर केवन और कवठाचे दो के, केवन और कवठाचे औषध। कौठा जो है, हाँ हाँ, लिवर सिरोसिस था इसलिए दे दिए, बाकी नहीं कुछ। रक्त का प्रसादन करना है और यकृत को रीएस्टैब्लिश अगर करना है ना, तो महामृत्युंजय लौह, रसाब्र गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी, सुवर्णयुक्त यकृत बिहारी लोह और ये कपित्त की मेडिसिन जो है ना वो, ये चार चीज़ें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सर काल पेशेंट होते जय हिंदी सोनी, हिंदी में पूछ लो तो सब लोगों को फायदा हो जाएगा। कल पेशंट थे जय सोनी 19 इयर्स मेल, नोन केस ऑफ पॅनक्रियाटायटिस. त्यांचं कंप्लेंट होतं उदरशूल इपिगॅस्ट्रिक रिजनला, पृष्ठशूल, आणि त्यांना सकफ स्टीवन आणि नासास्राव जन्मता होतं. आणि त्यांना हिस्ट्रीमध्ये 4 to 5 टाइम्स हेअरलाईन बोन फ्रॅक्चर ड्यू टू कॅल्शियम अँड D3 डेफिशियन्सी, आणि 4 टूथ एक्स्ट्रॅक्शन पण झालेलं होतं 12 वर्षाचे असतानाच. तर त्यामध्ये अस्थिधरा कला आणि मज्जाधरा कला विकृती समजून ग्रहणीचं विचार बराबर है। करायचा. पहली बात ऐसी कि उसको स्टीवन और प्रसेक, लाला प्रसेक बहुत होता था, तो लाला प्रसेक कहाँ से हो जाएगा? सलाइरी ग्लैंड से हो जाएगा। सलाइरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी, पैनक्रियास की हिस्टोलॉजी, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी और ओवरीज की हिस्टोलॉजी सेम है, एनालॉजी है उसमें। तो उसको मुंह में इतनी लार जो आती थी उस वक्त ही उसको पैनक्रियास के ऊपर सूजन वगैरह होनी चाहिए थी आयुर्वेद के हिसाब से, और वही आगे जाकर उसको प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मध्य शरीर में पित्त की उपस्थिति रहती है और वो पित्त के काल में जब लैंड हो गया 16 बरस की उम्र तक बाल रहता है, और उसके बाद पित्त का काल शुरू हो गया है, 19 बरस का भी है वो, इसलिए पित्त के लक्षण आ गए और पैनक्रियाज में उसकी तकलीफ होना शुरू हो गया है। रुचकासी का मतलब क्या है? रोचन करने वाला। रोचन किसका हो जाएगा? रस का हो जाएगा।
रस्यते आस्वाद्यते रसनेनी इति रसः। तो दांत जो है उसमें अपधातु ज़्यादा रहता है बाकी के हड्डियों से कंपैरिजन से। तरुणास्थि के बाद उसमें रुचकास्थि में अपधातु का संबंध है। वो अगर ज़्यादा बढ़ गया, एक्सेसिव कफ अगर बढ़ गया तो पक्वाशयगत कफ तैयार हो जाएगा, है ना। जहाँ पक्वाशयगत वात रहता है या रुक्षता होनी चाहिए, वहाँ पक्वाशय में क्या हो जाएगा, गलत तरीके का आया हुआ क्लेद और कफ रहेगा। उसकी वजह से अस्थि धातु की विकृति शुरू हो गई है। इसलिए दांतों का प्रॉब्लम, पैनक्रियास का प्रॉब्लम, और इसलिए रिकरेंट पैनक्रियाटाइटिस उसको हो रहा है। तो अभी ये जो चीज़ें हमने बताई है ना, उसको हम उल्टा घुमाने वाले हैं। कनकासव का योग हमने दे दिए है, कोष्ठारी चूर्ण वगैरह जो है वो दे दिए है, और पेट साफ होने के लिए फलमूल विरेचन, स्नेह विरेचन के साथ दे दिए, तो उससे वो आराम हो जाएगा। शतावरी हमने दे दी है। अभी शतावरी वृक्ष भी है, शतावरी दुग्धवर्धक भी है। दूध और वृक्ष चीज़ क्या करेगी, शुक्र को अच्छा करेगी। शुक्र जिनका अच्छा है उनके दांत अच्छे हैं, ये सारता परीक्षण में आ गए। तो दांत के लिए शतावरी फायदा करेगी। वो सिर्फ मीठी नहीं है, उसके साथ कड़वा रस भी है, तो वो पित्त को भी शमन करेगी, है ना। कुर्मियों को भी नष्ट कर देंगी, तो प्रसेक भी कम आ जाएगा बाद में, है ना। तो अपने आप वो एक हमारा विचार अच्छा आयुर्वेद की फंडामेंटल के हिसाब से हो गया, तो अपने आप आपकी बिल्डिंग जो है ना वो अच्छी ही बनती है। पाया जिसको बोलते हैं ना, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। तो आपकी सोच जितनी आयुर्वेदिक रखेंगे आप, उतनी दवाएं आपको मिलती जाएगी। यहाँ हमने कैल्शियम का कुछ बोला नहीं, फॉस्फोरस का कुछ बोला नहीं, अमाइलेज का कुछ बोला नहीं, लेकिन हमके मन में अंदर वो रहता रहेगा, सर ने ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे हम, पहले आयुर्वेदिक ही बोलेंगे, है ना। और जितना आयुर्वेदिक आप बोलेंगे ना, उतना आपका भाग्य जो है ना वो उभर के आ जाएगा। देना है ना, आयरन और कैल्शियम देने की ज़रूरत पड़ती नहीं अगर आप मासानुमासिक गर्भ संस्कार करते हैं। और चरक जी की आप कायम सदा के लिए ध्यान में रख दो, जो चरक जी बोलते हैं ना वो करना है, तो आपका भला हो जाएगा, आपके पेशेंट का भला हो जाएगा, समाज का भला हो जाएगा, जगत का भला हो जाएगा, विश्व का कल्याण हो जाएगा। चरकस्तु चिकित्सिते, तो मेरा ऐसा मानना है और दावा है, मेरे दावा से अभी सब कोड जो है भर जाएंगे, इतने मैंने दावे कर दिए। एक पॉइंट से लेकर जितनी जितनी तरफ आप सोच सकते हैं ना बीमारियों के बारे में, वो सब चरक जी सोचते हैं। सब कंडीशन उन्होंने बताई है, सब मेडिकल कंडीशन। सिर्फ मल जो है ना वो कैसा है उसके हिसाब से उन्होंने दवा दे दी है। मल पीला रहे तो ये करे, मल काला रहे तो ये करे, मल पीला और काला है और पक्व गुड़ दग्ध गुड़ सन्निभ है, जैगरी को जलाने से जैसा होता है वैसा अगर रहे तो ये करे, वो करे, ऐसे गैसेस पास होते थे ये करो, कफ ऐसा रहता है और उसके साथ खांसी ऐसी रहती है, सुबह को बढ़ती है तो ये करो। अरे कितना बोला है उन्होंने। तो आप सिर्फ कंडीशंस देखते हैं ना, चरक जी की कंडीशन सूत्र स्थान से लेकर सब पूरा आप छान कर देख लो, तो हर एक कंडीशन आपको मिलेगी, कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। इसलिए चरक जो बोलते हैं वो करना है। तो गर्भिणी की परिचर्या आप कहाँ से देखो, चरक जी से देखो और वो करो, तो पेशेंट का सब भलाई हो जाएगा। बाद में हाथ के ऊपर वो घी लेना होता है, बच्चों को चटाना होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बताया ही नहीं है आयुर्वेद में, क्यों काय के लिए बताइए। वो जन्म लेने के बाद अगर उसको लक्ष्मणा सिद्ध घी या पंचतिक्त का घी देते हैं, तो वो कड़वा घी अगर पेट में चला गया, लीवर को स्टिमुलेशन हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, पीलिया होता ही नहीं बच्चों को। और दूध पीना नहीं इमीडिएट मम्मी का, तो उससे कोलेस्ट्रॉल में जो चीज़ें जाती है उससे पीलिया होता ही नहीं बच्चों को, है ना। और सर एक 10 साल का बच्चा है, उसको 5 साल की उम्र से संक्रमण कष्टता है, उभयपात क्रियाल्पता है, मस्कुलर हाइपरट्रोफी है, तो उसका हम विचार फक रोग से स्नायु विकास। कैसा होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं ना, वो प्रोडक्ट ही विकृत है। उनके मम्मी डैडी की शादी रिश्ते में रहती है और सगोत्रीय विवाह रहता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो विकृति की फिर से प्रकृति नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट जन्म लेता है और उसका कुछ विविक्षित काल रहता है। अब ये आदमी जन्म ले लिया आदमी ने, तो 100 बरस तक वो जिंदा रहने वाला है। असात्म्यता, सात्म्यता और रोगी निरोगी अवस्था और प्रारब्ध के हिसाब से वो जल्दी मर जाता है या ज़्यादा।
वैसे ये प्रोडक्ट जो रहते हैं वो 24 या 28 ईयर्स तक ही जिंदा रहते हैं। तो उनका लाइफ स्पैन आप बढ़ाने के लिए आपका कंट्रोल तन्मात्रा के ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट उनकी कर सके। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ और लेंथ ऑफ लाइफ जो है ना, वो कितनी अच्छी रख सकते हैं उतना ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुस्तादी अपन बस्ती कर सकते हैं, शादी षष्टिक पिंड स्वेद कर सकते हैं, पाव को लगाने के लिए वगैरह जो तेल वगैरह रहते हैं उसमें हल्दी और लता कर्ज का तेल इस्तेमाल करना होता है, तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो बच नहीं सकते। धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ जाती है क्योंकि वो विकृति ही वैसी है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनकी उम्र 30-40 वगैरह हो जाती है और उनको एक्वायर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी आ जाती है, जंतु संसर्ग की वजह से वगैरह हो जाता है। तो उन पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है, वो जल्दी मरते नहीं और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन बच्चे जो रहते हैं ना, लड़के रहते हैं अक्सर, और उनको ही प्रॉब्लम रहती है। लड़कियां कैरियर रहती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा है और उसकी बहन है, तो बहन को कुछ होता नहीं है, लेकिन बहन की शादी होकर उसको जो बच्चा हो जाता है उसको प्रॉब्लम आ जाती है, एक पीढ़ी बीच में लेटंट जाती है। तो ये बीमारियां ऐसी है जिसमें उसका उत्तर नहीं मिलता। वी योनी विकृता करा जायते विकृते ही मलई। तो वो दोष धातुमल और म्यूटेशन वेरिएशन की वजह से उत्पन्न होने वाले प्रॉब्लम और विवाह संस्कार का बगैर सोचे हुए जो विवाह हो जाते हैं ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो कंसर्न मैरिज की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है और उसका लिमिटेड ट्रीटमेंट हो सकती है। तो आयुर्वेद में या रहे या होम्योपैथी में रहे या एलोपैथी में रहे, उसका इलाज नहीं है। जो है वो मैंने बताया। सर ठीक आया है, था अर्धा तास है ना, 50 और एक 5-10 मिनट बोलेंगे। तो सर 1 ईयर का बच्चा, सर उसको रोया नहीं था। वो अच्छी तरह से पकड़ो, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्या है देखो। सर एक 1 ईयर का मतलब बच्चा आया था, उसके घर वालों का कहना था कि वो मतलब जन्म के समय रोया नहीं और 31 डे उसको NICU में रखा गया था। तो सर लेवल भी डाउन हुआ था। क्या हो गया था? सर शुगर लेवल मतलब शुगर जो है वो डाउन हुआ था। हाँ, सर तो अभी उसको शुगर विशेष लेवल है। उस वक्त हो गया था, एपोक्सिया हो गया था और शुगर उसकी उस वक्त कम हो गई थी, लेकिन अभी वो मतिमंद और गतिमंदत्व के लिए आ गया है। उसको कॉन्वर्जिंग स्क्विंट है, आंखें ऐसी जाना डाइवर्जिंग एक रहती है और कॉन्वर्जिंग रहती है, तो कॉन्वर्जिंग स्क्विंट है उसको, दोनों आँख खराब है उसकी। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर उसके इसका काम नहीं है, ब्रेन का काम अभी हो नहीं पा रहा है, ऐसा पेशेंट है और उम्र एक ही है, तो वो पूरा अच्छा होने वाला है बच्चा। क्योंकि क्या है, नर्वस सिस्टम का मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर का जो ये रहता है कंट्रोल रहता है, वो 3 बरस के अंदर रहता नहीं। छोटे बच्चे सांस लेते वक्त खाना निगल सकते हैं, ऐसा रहता है। उनकी संडास करने की स्टाइल पाँव ऊपर करते हैं और पेस्ट जैसी उसकी संडास निकलती है। उनका गुदमार का ऐसा होता नहीं, बड़े लोगों का जैसा होता है वैसा, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, तो पूरी संडास निकल के आ जाती है। इसलिए उनको फिट्स भी आते हैं, देखो बुखार चढ़ गया तो फिट्स आ जाती है। तो मसल का के ऊपर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं रहता और 3 बरस तक ब्रेन जो रहता है वो प्लास्टिक रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए पुरानी औरतें जो होती थी ना, महाराष्ट्र में तो स्पेशली है, 3 बरस तक बच्चे को जो कुछ होता है होने दो बोलते थे। वो क्यों ऐसा बोलते थे, तो ब्रेन जब तक उसका तैयार नहीं होता तब तक उसका पूर्व जन्म का जो काम रहता है ना गंदा, वो भोगता रहता है, उसके भोग रहते हैं, वो प्रारब्ध के भोग रहते हैं। इसलिए चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, उसकी ट्रीटमेंट पुराने लोग नहीं करते थे, नहीं तो वो सफ़र हो जाएंगे। बाद में जब लोगों ने वायरस का वगैरह खोज निकाली वगैरह और ये बाकी ट्रीटमेंट जो है वो उसका कारण समझ में आ गया, तो ये चीज़ें जो है वो अलग सी बन गई। तो 3 बरस तक उसका ब्रेन जो है हम अभी डेवलप करते जाएंगे और वो पूरा अच्छा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हो गए। इसकी एक क्लासिकल ट्रीटमेंट में एक पटवर्धन नाम का एक्टर था, उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई है ऐसी, आँखों की स्क्विंट वगैरह, ब्रेन का हिस्सा कम, सुनाई नहीं देता, सूंघने को नहीं दे आता, मुंह से लार आती है, हाथ पाँव टेढ़े हो गए, सेरिब्रल पाल्सी जो थी ना, वैसे पूरे लक्षण उसमें आ गए थे। और वो 2.5 साल का बच्चा हो गया और मेरे पास आ गया, तो अभी 6 महीना ही सिर्फ बाकी रह गए ना, उसके बाद तो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाएगी।
तो मैं हैरान हो गया, मैंने बोला कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं की है आयुर्वेदिक? तो वो बोले कि हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर दी, 1.5 बरस हमारी चल रही है, तो फ़ायदा क्यों नहीं हो गया? तो बस्ती नहीं किया था, वमन नहीं किया था, और शिरोलेप नहीं किया था, और नस्य भी नहीं किया था। सिर्फ पेट में सुबह शाम दोपहर रात को पुड़िया वगैरह दे दीजिए, जिस वैद्य ने देना है वो। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम से ये हो गया होगा। तो मैं अभी हैरान हो गया, 6 महीने में करूँ क्या मैं? तो हमारे मन में एक सोच आ गई कि उसको वयस्थापन गण दे देते हैं, तो उसका फिजिकल एज जो है ना वो दिखने में कैसा हो जाएगा, 6 महीने के बाद 3 बरस का हो जाएगा, लेकिन उसका फिजियोलॉजिकल एज जो है ना वो हम रोक के रखेंगे। तो 1.25 बरस हम ट्रीटमेंट उसको देने में कामयाब हो गए, और 80% उस बच्चे में फ़र्क आना शुरू हो गया। तो सिर को लगाने के लेप जो रहते हैं ना, बाम्बू शूट का लेप, हरिद्रा और वचा, वो हमने लगाया। अस्थि विदर्भ का लेप पीठ की हड्डी के ऊपर लगाया। विद्ध कर्म शुरू कर दिया। ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो दवाई रहती है और खाना रहता है, वो कुमार कल्याण रस, रजन्यादि जो खाना खाने के बाद ये शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो अच्छा होना शुरू हो गया। बाद में मुस्तादी अपन बस्ती से पूरा काम हो गए। उसको सुनाई देना शुरू हो गया, स्क्विंट चली गई, दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थे, और उसमें जो कुछ इंसल्ट हो गया तो वो निकालना था, है ना। तो ये पॉसिबल रहता है। और बच्चे लोग जितने जल्दी बिगड़ते हैं ना, उतने जल्दी अच्छे भी होते रहते हैं। तो आप कंसेंट ले लो पेशेंट से, प्रत्याख्यान करो, मैं ये करने वाला है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, मेडिकल लीगल प्रॉब्लम सब निकालने हैं, और जो कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के सब देनी है, तो पेशेंट सुधरता ही है। जैसे अभी आपने बताया एग्जांपल देके कि नाक में पॉलिप है या कुछ है, उसका अग्निकर्म कर देते, तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सर ये मॉडर्न के हिसाब से सर जैसे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जहाँ जहाँ पे मतलब उसका जाएगा उसके वजह से हो सकता है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से सर ये मतलब स्थान भेद से संप्राप्ति कैसे कैसे सोचे सर? पहली बात ऐसी है कि ट्यूबरकुलोसिस का आधुनिक शास्त्र का जो कहना है ना, वो सब जगह हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। नाक के यहाँ ही क्यों क्यों सोचा? तो नासा ही शीर्षोदारम तेन तद व्यापदंतिता, इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस है, और उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो यहाँ वहाँ कहीं भी गया ना तो हम उसका कंट्रोल काबू कर सकते हैं, क्योंकि अंदर इतनी लिम्फेटिक सिस्टम है, अपेंडिक्स है, और हमारी ट्रीटमेंट गुर्द मार्ग से भी हम कर सकते हैं, मुंह से दे सकते हैं, नाभि बेली बटन में दवा डालकर वो कर सकते हैं। तो वो कहाँ तक फैल जाएगा ये हमें पता रहता है। या औरत है तो उसको गर्भाशय को प्रोटेक्शन देना है, अदरवाइज इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम उसके झिल्ली के ऊपर आकर एंडोमेट्रियोसिस जो है वो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें एडजेसेंट ऑर्गन कौन से वो देख कर करना चाहिए। चरक जी बोलते हैं ना कि दांत निकालना है तो ठीक है, ऊपर वाला दांत निकालते हुए जरा ख्याल रखें, नहीं तो अर्जित हो सकता है। तो ऊपर वाले दांत से इन्फेक्शन इमीडिएट जाता है ऊपर, और डिकेट टीथ जो रहता है उसमें अक्सर ये रहता ही है, ट्यूबरकुलोसिस रहता ही है। वैसा वो नाक के बारे में बताया। तो पुराने ग्रंथकारों ने इसका विचार किया ही नहीं, किया रहता है ना। अर्हत्व और अनर्हत्व में कृशता वो लिख कर रखते हैं। तो कृशता का संबंध हमें टीबी से लगवाना चाहिए, और नाक में जो अर्श है वो अभी कृशत्व है इसलिए नहीं करने चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हमें अभी सोचना है। ग्रंथकार अलग तरीके से सोचते थे, हमें और एक चीज़ मिल गई है, इससे हमें पता चल जाता है कि इसके ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उस हिसाब से हमें संप्राप्ति लगवानी है। बाकी की जगह जब ट्यूबरकुलोसिस रहता है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया से तैयार हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट में राजयुष्मा की ही दवा देनी होती है। नृपति वल्लभ रस है, नवरत्न राजमुगांक रस है, याकुती रस है, द्राक्षासव खाना खाने के बाद है, खाना खाने के पहले आरोग्य वर्धिनी है, सीतोपलादी चूर्ण सुवर्णवाक्षिक मौक्तिक है, गुड़ चामृत सुबह को है, च्यवनप्राश सुबह को खाने के लिए है, शाम को योगराज गुगुल देना है, शरीर को लगाने के लिए लाक्षादी तेल है, पेट में लेने के लिए लाक्षा और अर्जुन का चूर्ण है। ये सब चीज़ें तो करते ही रहेंगे हम, लेकिन उसके साथ ये हमारी सोच होनी चाहिए कि उसका गंदा असर नहीं आता है ना, ये पहले सोचना चाहिए। चरक जी क्या बोलते हैं, वमन विरेचन आपको देना है ना, तो व्यापक की ट्रीटमेंट पहले तैयार रख दो और बाद में वमन विरेचन दे दो। क्योंकि किसी को कभी भी अभी बस्ती देते वक्त भी 1 लाख लोगों में एक आदमी एनाफिलेक्टिक शॉक से मर सकता है। लेकिन आपने अगर उसको सबलिंगुअल पहले ही लक्ष्मीनाथ दे दिया है, सूत शकर दे दिया है,
स्नेह छेदन अच्छी तरह से किया है और कैथेटर को तेल लगाकर एनल कैनल में अगर डाल दिया है तो चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं, है ना। तो आपको उपद्रव की ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में पहले सोचकर अवस्था कौन सी है वो देखनी है, और इंस्टेड ऑफ रक्तमोक्षण, शिरावध या अग्निकर्म आप नस्य भी कर सकते हैं। तो आपको नस्य करना होगा। नस्य में आपको अग्निकर्म का असर आना है। आप चित्रक डालो, चित्रकादी तेल है, तेल थोड़ा सा गर्म ले लो, अग्नि का काम और हो जाएगा। उसमें आप योग क्षार और सज्जिक क्षार डालो, क्षार कर्म हो जाएगा। तो नस्य से तीनों काम हो जाएंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन लोगों को, बच्चे लोगों को ऐसा रहता है प्रैक्टिस शुरू करने के बाद सिर दर्द कर रहा है, पथ्यादि गोदती शिरशूलादि दे दिया, अगुरवादी लेप लगा दिया तो सिर दर्द रुकता है। लेकिन यहाँ से खून निकलते हैं, यहाँ से मुझे आता है ये दिखाने के लिए। मत करो ऐसी चीज़ें, है ना। मर सकता है आदमी। अगर पंचकर्म करते वक्त आपने पूर्व कर्म अच्छी तरह से नहीं किया है तो तकलीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। शरीर में से 50 ml खून से ज़्यादा अगर खून बाहर आता है तो आत्तिक अवस्था कभी भी आ सकती है। मर्म है ऊपर, सिर है, ऊर्ध्वमूल अधकाय न्याय से ये आपका सिर आपका मूल है, वहाँ आप खिलवाड़ कर रहे हो। पथ्यादि से जो काम होने वाला है चूरन देने से, उसके लिए आप रक्तमोक्षण कर रहे हो। मत करो। और करना है तो जोक लगाओ यहाँ, या पाकिस्तान के ऊपर जलवा का लगाओ, या शंख मर्म के पास लगा दो, वही काम हो जाएगा। यहाँ का सिर ज़्यादा दर्द करता है, लेफ्ट क्यूबाइटल से निकालो। यहाँ करता है, राइट क्यूबाइटल से कर दो। इतना ही नहीं, विरेचन कर दो, सेम काम होने वाला है ना। इसलिए सीख रहे इसलिए कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उससे एकदम कैंसर और एड्स अच्छा होता है, किडनी फेलियर, डैमेज नष्ट हो जाता है। तो आप ले लो रिस्क कभी भी, लेकिन ये बार बार करने की चीज़ नहीं है। आपको आपका पटुत्व और कौशल्य दिखाना है ना, तो आप सर्जन बनो और ऑपरेशन करो। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थी दृष्ट कर्मा शुचिर्विचक, पहला क्या बोला है वही दक्ष बोला है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से खून निकाल रहे हैं, काय के लिए? जो चीज़ पथ्यादि गोदंती से अच्छे होने लगे उसके लिए। आप दक्ष नहीं है ना। दैट ट्रीटमेंट इटसेल्फ इज अ फॉल्ट, ऐसा बोलना चाहिए उसको। ओके। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो नीमद द्यावे पसाय दान हे।